नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय अभिषेक फुलवारे पे। दोस्तों बात करेंगे मॉडल पेपर 2024-25, वो भी फिजिक्स का। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये पेपर कितने घंटे का होगा। तो पेपर आपके होगा मेन पेपर 3 घंटे 15 मिनट का। उसमें ये जो प्रश्नों का पैटर्न रहेगा, देखिए सबसे पहले अगर बात करें कि बहुविकल्पी यानी MCQs प्रश्न कितने आएंगे, तो ये प्रश्न होंगे 18 और इनके नंबर होंगे मात्र 9, यानी प्रत्येक प्रश्न आधे अंक का होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें रिक्त स्थान वाले, तो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे 10, उनके नंबर होंगे 5, ठीक है। अति लघुत्तम प्रश्न की बात करें तो 10 नंबर है और 10 ही प्रश्न है, यानी 10 प्रश्न 10 नंबर, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। 10 प्रश्न होंगे लघुत्तरात्मक, यानी 1.5 नंबर का एक प्रश्न होगा और 15 अंक इनके नंबर होंगे। और दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न होंगे 3 नंबर के, 9 नंबर बढ़ेंगे इनके। और निबंधात्मक प्रश्न होंगे 2 4 नंबर का, 8 नंबर। तो अब अपन बात करते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, बाद में इसको सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है विषय वस्तु का अंक बार की अगर बात करें, तो ये जो आपके पहला चैप्टर जो है विद्युत आवेश और क्षेत्र, ये 4 अंक का है। स्थिर विद्युत विभव और धारिता 3 अंक का है। और विद्युत धारा वाला चैप्टर 4 अंक का है। गतिमान आवेश और चुंबकत्व 4 नंबर का है। और चुंबकीय द्रव्य, ये जो है चुंबकत्व और द्रव्य 3 नंबर का है। अगला चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण 4 नंबर का है। प्रत्यावर्ती धारा 5 नंबर। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है 2 नंबर का है, छोटा चैप्टर है। प्रकाशिकी और ये जो बड़े बड़े चैप्टर है, प्रकाशिकी चैप्टर 7 नंबर का है। और तरंग प्रकाश की जो है वो 5 नंबर का है। और विकिरण और द्रव्य की द्रव्य प्रकृति 4 नंबर का है। परमाणु वाला ये भी 4 नंबर का है। और नाभिक 3 नंबर का, और ये लास्ट वाला अर्धचालक वाला 4 नंबर का है। अब अपन सीधे टाइम वेस्ट किए बिना पेपर देखते हैं, ठीक है। कुछ निर्देश जो है वो सभी पेपर हम कॉमन रहेंगे, तो इसमें पढ़ लेते हैं, बाकी केमिस्ट्री बायो में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला जो निर्देश आपके लिए दे रखा है कि सर्वप्रथम प्रश्न पत्र पर नामांक यानी रोल नंबर जरूर भरें। बाद में लिखा है सभी प्रश्न करने अनिवार्य, यानी कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। दी गई उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखे, यानी आपको जो आंसर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट है जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सब के उत्तर एक साथ लिखे। इसका मतलब है जब आप प्रश्न सोल्व करोगे तो ए पार्ट के कोशिश करना सारे प्रश्न एक साथ हो। जैसे मान लो पहला जो प्रश्न है, पहले में आपके लगभग 18 प्रश्न दे रखे छोटे वाले MCQs, तो उन सभी 18 को एक साथ करना है, ये इसके कहने का मतलब है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें, यानी जो आप उत्तर लिखो तब उसके नंबर जरूर लिखना, ये पहला का आंसर दूसरे का जो भी हो। अगला नेक्स्ट है प्रश्न के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की कोई त्रुटि, अंतर या विरोधाभास हो जाए, यानी हिंदी में अलग लिखा हो अंग्रेजी में अलग लिखा हो, तो उस कंडीशन में आपको मान्यता हिंदी को देनी भाई, ठीक है। और नेक्स्ट जो है प्रश्न 14 से 18 तक के उनके आंतरिक विकल्प है। और अब अपन सीधे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आपके जो पेपर का पहला प्रश्न जो है पार्ट अ से शुरू करेंगे, ठीक है। ये पार्ट अ है, खंड अ, सेक्शन ए, इसकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है, ये सारे MCQs प्रश्न है, इस एक में लगभग 18 प्रश्न है। पहला प्रश्न दे रखा है कि R त्रिज्या के एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसकी सतह के अंदर की ओर, कहाँ पूछा है, अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो आपको याद रखना, ये मान लो कोई भी गोली चालक है, इस पर बाहर पूछे सतह पर पूछे तो E बराबर होता है KQ/R², KQ/R का स्क्वायर। लेकिन इसने अंदर पूछा है, अंदर की ओर Q बराबर 0 होता है भाई, अंदर की ओर क्या होता है Q बराबर 0, यानी कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, याद रखना। तो चालक तार नहीं, चालक गोली खोल, इसके अंदर की ओर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान शून्य होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश पाया नहीं जाता है। अगला बात करें, 1 कूलम आवेश के कारण निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो आपको अगर गाउस का नियम याद है तो फाइव बराबर क्या कहता है, फाइव बराबर Q/ε0। तो आपको याद रखना है यहाँ पर आवेश का मान 1 कूलम दिया है, तो अगर Q का मान आप 1 बटे लिखोगे तो आंसर होगा 1/ε0, इसका राइट आंसर होगा 1/ε0। और इसका आपको कोशिश करना भाई मान भी याद रखा जाए ना, तो इसके लिए जो फाइव का आंसर होगा वो मान होगा 1.129 गुणा 10⁻11, ये इसका आंसर होगा भाई, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम, ठीक है, ये याद रखना, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम याद रखना, ये आपको मान याद रखना है। इसका फाइव का मान कहाँ पर, जब आवेश का मान 1 कूलम दे रखा हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है कि अच्छा निम्न में से नहीं पूछा है ना, प्रश्न को एकदम ढंग से पढ़ना है, वरना आपका आंसर खोटा होने में टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें पूछा कौन सा नहीं है, तो Q बराबर मतलब U बराबर दिया है Q² तो ये तो सही है, ठीक है। अगला U बराबर लिखा 1/2 C²V, ये खोटा भी, ठीक है। तो आपके प्रश्न का उत्तर तो ये है, ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला भी सही है, U बराबर ½ CV² सही है और U बराबर ½ QV भी सही है, ठीक है। तो आपके प्रश्न का जो उत्तर वो ये है, यानी ये जो है वो ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र नहीं होता भाई, ठीक है। अगली बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक की या के, पहला सुनो, ताप में वृद्धि
होने पर घटता है, ये तो गलत बात है। चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ने पर बढ़ता है, तो ये तो खोटा पॉइंट है, ठीक है, सही पूछा इसने। दूसरा है आकृति पर निर्भर नहीं करता है परंतु उसके आयतन पर निर्भर करता है, तो याद रखना ये इसका ये भी खोटा आंसर, ठीक है, सही नहीं है। नेक्स्ट है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में वृद्धि होने पर बढ़ता है ना, आपने पढ़ा होगा आर जो है वो लंबाई के क्या होता है, समानुपाती, और क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा, इसने कहा वृद्धि होने पर बढ़ता है, तो ये भी खोटा है। नेक्स्ट चालकता में वृद्धि होने पर घटता है, ये इसका राइट आंसर है। जैसे जैसे चालकता बढ़ती है प्रतिरोध में कमी आती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगला प्रश्न दे रखा है कि एक विद्युत आवेश Q नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत दिशा में गतिशील है, तो आवेश पर कार्य चुंबकीय बल होगा, तो F बराबर होगा QVB, क्या होगा, QVB इसका राइट आंसर होगा। जब कब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई नियत वेग v से कोई आवेश Q गति करता है तो इसका क्षेत्र होता है, मतलब ये चुंबकीय बल का मान होता है QVB। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है चुंबकीय प्रवृत्ति तथा आपेक्षिक चुंबकीयशीलता में क्या संबंध है, तो चुंबकीय प्रवृत्ति और आपेक्षिक चुंबकीयशीलता में ये संबंध है, काई एम बराबर म्यू आर माइनस 1, काई एम बराबर क्या होता है, म्यू आर माइनस 1, जहाँ पर काई एम क्या है, तो काई एम चुंबकीय प्रवृत्ति है और म्यू आर क्या है, चुंबकीय आपेक्षिक चुंबकीयशीलता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेरकत्व की विमा क्या है, तो प्रेरकत्व की जो विमा है वो ये है M1 L2 T-2 A-2, ठीक है, याद रखना भाई। अगला नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ये कौन सा नियम है, तो ये फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का दूसरा नियम है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न जो दे रखा है वो ये है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरकत्व का मान दिया, ठीक है, 220 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है, यदि स्रोत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज हो तो परिपथ का प्रेरक की प्रतिघात क्या होगा, तो प्रेरक की प्रतिघात जो अपन ज्ञात करते हैं वो कायम से ज्ञात करते हैं, कायम बराबर क्या होता है, कायम नहीं सॉरी इसका फॉर्मूला होता है कायल बराबर अपन पढ़ते हैं 2πfl, जहाँ पर 2π का मतलब क्या है, 2 का मतलब तो 2 है, मान रखोगे 2 का 2 रहेगा, पाई का मान 3.14 रहेगा, और f मतलब यहाँ पर स्मॉल f है, ये दर्शाता है आवृत्ति को, आवृत्ति का मान आपको 50 दिया तो 50 लिखना है, और यहाँ पर जो l है, l क्या है भाई, तो कैपिटल L होता है प्रेरकत्व, सॉरी है ना, कैपिटल L है, प्रेरकत्व का मान कितना दिया है 25 मिली हर्ट्ज, तो 25 का तो अपना 25 रखना है, और मिली का मतलब 10 की घात क्या रखना है, -3 मिली हेनरी, सॉरी ना, मिली हर्ट्ज नहीं। अब इन सबको रखकर जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 7.85 ओम, कितना आएगा 7.85 ओम। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट है जल शोधन में जीवाणुओं को मारने में उपयोग होता है, तो जल शोधन में जीवाणुओं को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग होता है, किसका, परा प्लस बैंगनी क्या बनेगा, पराबैंगनी। नेक्स्ट प्रश्न है वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांति कोण कितना होता है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का क्रांति कोण 24.41 होता है, कितना डिग्री, 24.41 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न है मेलस के नियम का गणितीय रूप कौन सा है, तो मेलस का नियम ये होता है आई समानुपाती कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और आई बराबर होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो सी आंसर इसका राइट होगा, ठीक है, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट है आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप नहीं है, तो आइंस्टाइन के प्रकाश विद्युत समीकरण का रूप ये भी है, ये भी है, तो ये भी इसका राइट लग रहा है, ये भी इसका राइट लग रहा है, तो इसमें चारों ऑप्शन राइट लग रहे हैं, ये आप एक बार वापस चेक करना, इसमें कोई भी सही सेट नहीं बैठ रहा है, ठीक है, हो सकता है ये प्रश्न आप गलत छपाओ, डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, हाँ भाई एक और बात ध्यान रखना, पेपर में प्रश्न मिसप्रिंट खूब है, ऐसा 1-2 प्रश्न केमिस्ट्री में भी आपको बात बताऊंगा मैं, ठीक है, तो फिलहाल ध्यान रखना, इसको फिलहाल स्किप करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो इसमें पूछा इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आपको याद रखना फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा ई के बराबर माइनस का ई होता है, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना, यानी गतिज ऊर्जा का जो मान है वो कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होता है, तो यहाँ पर कुल ऊर्जा का मान आपको कितना दिया है, ये -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट, तो अगर इस माइनस को आप माइनस में रख दो, यानी कि ये जो ई के बराबर होता है माइनस का ई, ये माइनस का माइनस, ई का मान कितना दिया है -13.6, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा +13.6, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो रदरफोर्ड के चारों कथन पढ़ लेते, पहले क्या दिया है, पहला लिखा है किसी परमाणु के भीतर उसका अधिकांश भाग खाली है, सही बात है। अगला परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान उसका कुल धनावेश उसके केंद्र में संकेंद्रित होता है, ये भी सही है। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन उन पर कार्यरत कूलॉम बल के प्रभाव में परिक्रमा करता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है
इस मॉडल द्वारा परमाणु के स्थायित्व को स्थापित किया गया। नहीं, ये गलत है। ये मॉडल परमाणु के स्थायित्व को समझाता नहीं है, बल्कि ये तो ये कहता है कि परमाणु के चारों ओर नाभिक वर्ताकार कक्षा में घूमते घूमते अपनी ऊर्जा में कमी करता है और लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा। तो ये खोटा था, ठीक है, ये स्थायित्व को नहीं बताता। नेक्स्ट प्रश्न, इसकी कमी थी। नेक्स्ट है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर 2He4 बनाते हैं, तो इसमें मुक्त ऊर्जा का मान कितना होगा? तो इसमें मुक्त ऊर्जा 26.7 MeV। कितनी होती भाई? 26.7 MeV। ये नाभिकीय संलयन का एग्जाम्पल है। जब दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक या मध्यवर्ती द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। और 4 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर 2He4 बनाए तो उसमें 26.7 MeV ऊर्जा उत्सर्जित होगी। नेक्स्ट है, परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक होता है, तो परम शून्य ताप पर नेज अर्धचालक के कुतल की भांति व्यवहार करता है। किसकी तरह? कुतलक। लेकिन सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर ये चालक की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इनको अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा तत्व ग्राह्य अशुद्धि है? तो आपको याद रखना, ग्राह्य अशुद्धि जो होती है वो होती है 13वें वर्ग के तत्व। कौन सा वर्ग है? 13वें वर्ग के तत्व, या आप इनको बोल सकते हो त्रिसंयोजी तत्व। कौन सा तत्व? त्रिसंयोजी। तो त्रिसंयोजी या 13वें वर्ग के जो तत्व है उसमें कौन से आते हैं? तो आपको याद रखना है, इसमें तत्व आते हैं ये बैंगन, आलू, गाजर, इन थैली में नहीं है, ऐसे याद रखना। तो बी से बोरॉन, ए से एल्यूमिनियम और जी से गाजर, आयन से गाजर मतलब ये गैलियम और आयन से इंडियम, टीएल से थैलियम और एनएच से नियोनियम। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा आयन। आयन का मतलब इंडियम, ठीक है भाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिक्त स्थान वाला प्रश्न। कौन सा प्रश्न? रिक्त स्थान वाला। पहला प्रश्न दे रखा है कि विलकित निकाय का कुल आवेश सदैव रहता है भाई संरक्षित। क्या रहता है? संरक्षित, या आप इसको नियत भी लिख सकते हो, तो आप जो भी लिखो सही माना जाएगा। संरक्षित लिखो या क्या लिखो? नियत, एक ही बात है। अगला प्रश्न, धारा घनत्व का ऐसा ही मात्रक। तो पहले आपको याद होना चाहिए धारा घनत्व को जे से दर्शाते हैं। जे बराबर होता है I/A, यानी किसी एकांक नमस्कार क्षेत्रफल से निकलने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं सॉरी, विद्युत धारा को क्या बोलते हैं? धारा घनत्व कहते हैं। एकांक नमस्कार क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। तो I का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक बनेगा एम्पियर मीटर -2। अगला जो दे रखा है, एक धारामापी को अमीटर में रूपांतरित करने के लिए उसके पार्श्व क्रम में जोड़ते भाई। कौन से पार्श्व? या आप बोल सकते हो समांतर, एक ही बात होती है। तो पार्श्व या समांतर क्रम में एक छोटा सा अल्प प्रतिरोध या संट जोड़ते, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, अतिचालक पदार्थ की आपेक्षिक चुंबकीयशीलता शून्य होती है भाई। कितनी होती है? 0। शून्य हिंदी में लिख दो तो भी चलेगा। अगला, प्रत्यावर्ती धारा जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता, किसमें? कौन सी ऊर्जा? विद्युत ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक कितना होता है? तो शुद्ध धारितीय परिपथ का शक्ति गुणांक भी 0 यानी 0 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुवण। ध्रुवणी वही घटना है जो ये बताती है कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है भाई। कौन सी प्रस्थ? अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगें ध्यान रखना अनुदैर्ध्य होती है, प्रकाश तरंग कैसे होती है? अनुप्रस्थ। और ये कौन सी घटना बताती है? ध्रुवण बताती है। नेक्स्ट जो है अगला देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, प्रकाश विद्युत धारा का मान आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। कौन सा पाती? समानुपाती। या आपने याद रखा, इसको अनुकर्मानुपाती भी लिखा मिल सकता है। अनुकर्मानुपाती और समानुपाती दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, थॉमसन मॉडल में परमाणु का आकार रदरफोर्ड में परमाणु क्या लिखा? रदरफोर्ड में परमाणु आकार से भिन्न नहीं है, ठीक है, भिन्न नहीं होता है, मतलब दोनों का आकार लगभग सेम ही बताया गया है, ठीक है। थॉमसन ने भी और रदरफोर्ड ने भी। थॉमसन को थॉमसन भी लिखा मिल सकता है। नेक्स्ट है, कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम का कौन सा गुणधर्म क्या चालकता होगा भाई? कौन सी था? चालकता जो है वो एक ऐसा गुणधर्म है जो चालन बैंड और संयुक्ता बैंड के बीच के ऊर्जा अंतराल यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल पर क्या करता है? निर्भर करता है, ठीक है। तो ये सारे छोटे प्रश्न अपने कंप्लीट होता है। इन सबको अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि इनके लिए बोर्ड की आवश्यकता भी हो सकती है, समझाना पड़ सकता है। छोटी परिभाषा एक ये देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव गुण किसे कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव गुण को दर्शाते अपन P से। P बना लेता है Q × 2A, ठीक है, याद रखना। यानी कि विद्युत, जैसे मान लो ये +Q है और ये -Q है, इनके बीच की दूरी आपने मान ली 2 है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव अगुण कहलाता है। इतना याद रखना, विद्युत द्विध्रुव अगुण। बाकी प्रश्न, बड़े जो प्रश्न वगैरह है वो अपन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे बोर्ड वगैरह की सहायता से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कोई प्रश्न में डाउट वगैरह हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।